हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया हो। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और इस वाले सेशन में अपनी रेलवे ग्रुप डी के लिए जीएस देख रहे हैं। देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जून 2024 में पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में आपको लगता है? तो ये वेस्ट बंगाल में है। और किसको हरा दिया था यूसुफ पठान ने? उन्होंने हरा दिया था अधीर रंजन चौधरी को। ठीक है भाई, अधीर रंजन चौधरी को हरा दिया था। ठीक है भाई। और कौन जीत गए? यूसुफ पठान। ये भी आप ध्यान रखोगे, यूसुफ पठान इसको जीत गए। ठीक है। अब बात आती है, देखो लोकसभा के चुनाव हुए थे हमारे यहां। और कौन सी वाली लोकसभा के? 18वीं लोकसभा के चुनाव। कब से शुरू हुए थे? 19 अप्रैल से शुरू हुए थे। और कब तक गए थे? 1 जून तक गए थे। और कितने चरण में हुए थे? 7 चरण में हुए थे। और इसका रिजल्ट कब आया था? 4 जून को। अच्छा, कितनी सीटों पर कुल है ना भाई, अगर आप देखोगे जो होने थे चुनाव वो होने थे 543 पर, लेकिन सिर्फ 542 पर ही चुनाव हुए। क्यों? क्योंकि एक पर तो निर्विरोध चुन लिया गया। मतलब वोटिंग सिर्फ 542 पर ही हुई थी सीटों पर, और एक पर निर्विरोध चुन लिया गया। अब किसको चुन लिया गया भाई? कहां से चुन लिया गया वो ध्यान रखोगे। बीजेपी के ही लीडर को सूरत से, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सूरत से चुन लिया गया था निर्विरोध। तो उनकी वोटिंग ही नहीं हुई फिर बाद में। ठीक है, तो 542 सीटों पर ही क्या हुई? वोटिंग। अब 542 सीटों पर ही आ गया रिजल्ट। क्लियर हो जाएगा। तो एक तो पहले से तय थी, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, बीजेपी की तरफ एक सीट तो पहले से तय थी। और फिर 542 में से और एक सीट ये, टोटल 240 सीटें बीजेपी जीतकर आई। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। और इस वाले चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अच्छा, अब देखो भाई 272 सीट चाहिए, है ना, क्लियर हो जाएगा। 543 में से 272 बहुमत लाने के लिए, तो कोई भी पार्टी वहां तक नहीं पहुंची। अब क्या हुआ? बीजेपी ने कुछ पार्टियों के साथ अलायंस किया और उसको नाम दिया क्या? एनडीए। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो एनडीए टोटल मिलकर 292 पर पहुंच गया। एनडीए में बड़ी पार्टी कौन सी? बीजेपी। अब जब वो 292 पर पहुंच गया, 272 से ऊपर पहुंच गया, तो सरकार किसकी बनी? इनकी। तो आज जो केंद्र में सरकार चल रही है वो एनडीए की चल रही है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, वो कितनी सीटें लेकर आया था? 234। उसमें से ज्यादा कौन लेकर आया? 234 में से 99 कांग्रेस। तो विपक्ष में बड़ा कौन सा दल हो गया? कांग्रेस हो गया। सेकंड पे ध्यान रखोगे, समाजवादी पार्टी लेकर आई 37 सीट, समाजवादी पार्टी। ऐसे आप ध्यान रखोगे। 29 कौन सी लेकर आई? तृणमूल कांग्रेस लेकर आई। ऐसे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंडिया गठबंधन में बड़े बड़े दल है वो ये है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है। पेपर में पूछ सकता है कि इंडिया गठबंधन में बड़ा दल कौन सा है? कांग्रेस है। दूसरा बड़ा कौन सा है? समाजवादी पार्टी है। ऐसे ध्यान रखना है। और इधर एनडीए में बड़ा कौन सा है? बीजेपी। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी। ये आपको किसकी आत्मकथा लगती है? उसेन बोल्ट इज द राइट आंसर। कहां के रहने वाले हैं? जमैका के। आपको पता है भाई 9.58 सेकंड में इनके नाम 100 मीटर का रिकॉर्ड है। बोलता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है बी श्रीनिवासन। अच्छा, ये जो बी श्रीनिवासन है, अगर आप देखोगे ये चुने गए हैं और 1986 में एनएसजी की स्थापना हुई है और दिल्ली के अंदर इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। बोलता है डालचंद शर्मा, आपको क्या लगता है निम्नलिखित में से वो किस घराने से संबंध रखते हैं? जरा बताओ। तो सर वो पहली बात तो पखावज बजाते हैं, और वो नाथ द्वारा, ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, नाथ द्वारा कहां पर पड़ता है? राजस्थान में। उस घराने से ये ताल्लुक रखते हैं। आ जाइए भाई नेक्स्ट पर। बोलता है ईसीजी, इसका क्या अर्थ है? ये हो जाएगा क्या? इसमें से हम लगाएंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द राइट आंसर। यस, ये क्या काम करता है ना भाई? हृदय की, ध्यान रखोगे, हृदय की गति, है ना भाई, ध्यान रखोगे, देखता है, हृदय की गति को देखता है कि भाई उसकी स्पीड क्या है, क्या वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है विकिरण को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जरा बताओ। अगर हम देखें वो है गीगर काउंटर इज द राइट आंसर। ओके, और जो एक कैम्ब्यूरेटर होता है, ये कौन होता है? कैब्यूरेटर ये होता है जो बाइक का इंजन होता है ना, जैसे, तो उसमें हवा और गैस का जो मिश्रण है उसके नियंत्रण करता है, उनका नियंत्रण करता है हवा और गैस के मिश्रण का। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते?
देखो भाई, टोक्यो की बात कर रहे हैं हम। टोक्यो पैरालंपिक कब हुआ था भाई? है तो ये 2020 वाला, लेकिन हुआ कोविड की वजह से 2021 में है। और यहां पर 96 गोल्ड के साथ 207 पदक कौन लाया था? चाइना लेकर आया था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाइना। अच्छा, भारत की जो यहां पर पोजीशन है वो 24वें नंबर पर रही। कैसे? भारत कितने पदक लाया? 5 + 8 + 6 टोटल 19। ये गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। और अगर आप 2024 का पैरालंपिक पेरिस का देखोगे तो उसमें भारत कितने पदक लाया? 7 + 9 + 13। और हमारी यहां पर टोटल जो पदक आए हैं वो 29 आए हैं और हमारी पोजीशन रही है 18। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। जो भी नेक्स्ट पर बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हम कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। ओके, देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑप्थल्मोलॉजी है ये क्या होता है ना भाई? ये होता है आंखों का अध्ययन। ठीक है भाई, क्या होता है? आंखों का अध्ययन होता है। ठीक है जी। और अगर आपसे पूछेगा एथ्रोपोलॉजी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मानव। ठीक है, ध्यान रखोगे, मानव संस्कृति और शारीरिक अध्ययन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, और शारीरिक अध्ययन, ये भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं हर्पेटोलॉजी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरीसृप, है ना, सरीसृप और, है ना भाई, उभयचर का अध्ययन। ये भी आप ध्यान रखोगे, उभयचर का अध्ययन, ऐसे आप ध्यान रखना, उभयचर का अध्ययन। उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें से ऑर्निथोलॉजी, यही है पक्षियों का अध्ययन। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात सबसे प्रारंभिक लेखन शैली का नाम क्या है? भाई, हमारे सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली शैली कौन सी लगाओगे? सिंधु लिपि ही लगाओगे, है ना। आगे चल के सिंधु लिपि से ही सारी ये लिपियां बननी शुरू हुई है। चाहे आप देखो आगे चलकर, है ना भाई, चाहे आप देखोगे देवनागरी लिपि को देखो, चाहे आप आगे चलकर देखो द्रविड़ भाषाएं जितनी भी हैं, ठीक है, ध्यान रखोगे, उसमें देखो आप, सब उसी से आगे चली हैं। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिंधु लिपि। एकल नागरिकता की अवधारणा ये किस देश से अपनाई है हमने? वो अपनाई है यूके से। भारत में कैसी है? एकल नागरिकता आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, एक बात बताओ, यूएसए में कैसी है? वहां है ड्यूअल सिटीजनशिप, दोहरी नागरिकता है, दोहरी। समझ गए भाई? अमेरिका में स्टेट और सेंट्रल लेवल पर अलग अलग। आप ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? तो ब्रह्मपुत्र देखो, ये कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तिब्बत पर कब्जा किसका है? चीन का है। तो चीन के चेमड्यूंग ग्लेशियर से निकलेगी, उसके बाद वो कहां जाएगी? भारत की ओर आ जाएगी, और भारत के बाद बांग्लादेश, इन्हीं 3 देशों में बहती है। कहीं भी नेपाल का जिक्र ही नहीं है। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? देखो, सबसे पहले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 1998 में हुई थी, और कहां पर हुई थी? बांग्लादेश। कौन जीत गया था? साउथ अफ्रीका। ओके, अगर हम देखें 2025 में कहां पाकिस्तान ने होस्ट किया? भारत के सारे मैच कहां पर हुए हैं? दुबई में हुए हैं। ओके भाई, ध्यान रखोगे, दुबई में। और इसको जीत कौन गया? भारत। किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर, है ना। भारत 2002 में भी श्रीलंका के साथ जीता हुआ दिया गया था। श्रीलंका और भारत दोनों जीते हुए दिए गए थे 2002 में। उसके बाद 2013 में भी इसको भारत ने जीता है, और 2025 में भी भारत ने जीता है। अब 2029 वाली भारत में ही होगी। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाले बच्चे, बिल्कुल ठीक है। आ जाओ भाई नेक्स्ट पर। स्टंपिंग जो शब्द है निम्नलिखित में से वो किस खेल से संबंधित है? वो हो जाएगा क्रिकेट इज द राइट आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की ग्रामीण आबादी क्या लगती है? ओके भाई, भारत की ग्रामीण आबादी है इतनी 833.1 मिलियन, यानी कि आप लगा सकते हो 83 करोड़ प्लस, यानी 121.09 करोड़ में से इतने ग्रामीण हैं हमारे यहां, बाकी शहरी। और आपको तो पता ही है भाई, 68.84% हमारे यहां ग्रामीण ही आबादी है, और 31.16% हमारे यहां शहरी आबादी है 2011 के हिसाब से। ठीक है भाई, अब तो शहरी प्रतिशत थोड़ा ज्यादा हो गया होगा। ठीक है भाई। पूर्व क्रिकेटर रॉजर बिनी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? एंग्लो इंडियन थे, भारत के लिए ही खेले हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, भारत के लिए ही खेले हैं। इन्होंने 27 टेस्ट खेले हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। 27 टेस्ट और 72 ओडीआई इन्होंने खेले हैं। तो और ये बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रहे हैं, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई है। मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। अभी इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास बन गए हैं नए, मिथुन मनहास नए बन गए हैं।
ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे। बोलता है नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन। देखो नॉर्वेस्टर्स यानी कि काल बैसाखी, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? काल बैसाखी, ठीक है भाई, काल बैसाखी की बात कर रहे हैं। काल बैसाखी किधर चलती है? ये हवाएं तेजी से जो बारिश भी लाती हैं अप्रैल और मई में, ये चलती हैं वेस्ट बंगाल और असम की तरफ, वेस्ट बंगाल प्लस असम की तरफ। तो अब उनका अध्ययन किया जाएगा कि क्यों होती है भाई उस एरिया में बारिश, क्यों आती है वो हवाएं, क्या वजह है ना। तो नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अनुसंधान परीक्षण स्थल किस राज्य में तैयार हो रहा है? उड़ीसा के अंदर हो रहा है। और उड़ीसा के जो सीएम है वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे मोहन चरण मांझी, मोहन चरण मांझी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं फुटबॉल मैच में अंतराल की अवधि कितनी होती है? अगर हम देखें तो वो कितनी होती है? 15 मिनट की। देखो अगर आप देखोगे 45-45 मिनट के 2 सेशन होते हैं, 90 मिनट का होता है फुटबॉल में टाइम, और बीच में 15 मिनट का होता है ब्रेक। हालांकि अगर तुम्हारा मैच फंस रहा है तो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो 2 बार। ओके, अगर हम देखें फुटबॉल में कितने 11-11 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। 1904 में फीफा की स्थापना हुई है जो फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, और ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। कहां पर है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। आ जाओ नेक्स्ट पर। विदर्भ ने किसे हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? हम विदर्भ की बात कर रहे हैं। तो कौन सा लगता है? उत्तर प्रदेश है, हैदराबाद है, केरल है, या फिर आप लगाओगे राजस्थान है? देखो विदर्भ ने किसको हरा दिया? केरल को हरा दिया। ओके, और विदर्भ के कैप्टन कौन? अक्षय वडकर। ठीक है भाई, अक्षय वडकर। और केरल के कैप्टन कौन? सचिन बेबी। ठीक है भाई, सचिन बेबी। तो याद रखोगे हमारा राइट आंसर केरल को हरा दिया। अब रणजी ट्रॉफी 1934-35 में शुरू हुई थी। ओके भाई, क्लियर हो जाएगा, शुरू हुई थी। और इसको 42 बार किसने जीता हुआ है? मुंबई की टीम ने। और मुंबई फाइनल में भी कितनी बार पहुंची हुई है? 48 बार। ओके, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है? अगर हम देखें ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख केवल 1 बार है, और जो ज्यादा बार है वो किसका है? ज्यादा बार आपको सरस्वती का देखने को मिलेगा, सरस्वती नदी का देखने को मिलेगा। ऋग्वेद क्या है? पुराना वेद है, पुराना वेद। इसमें आपको 10 मंडल देखने को मिलते हैं, 1028 आपको सूक्त देखने को मिलते हैं, और 10,580 आपको ऋचाएं देखने को मिलती हैं। ओके, ऋचाएं इतनी। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा, है ना भाई, माना जाता है? तो वो कौन सा हो जाएगा? वहां पर सबसे ज्यादा बौद्ध, बौद्ध धर्म का अगर सबसे बड़ा कोई देश है तो वो चाइना। ठीक है भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। वहां पर आपकी मंदारिन भाषा भी चलती है, वहां पर वू भाषा भी चलती है। ठीक है, और वहां की जो राजधानी है वो कौन सी हो जाएगी? बीजिंग। बीजिंग समुद्र के किनारे नहीं है, और शंघाई उनकी आर्थिक राजधानी है, और उनका सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, और ये समुद्र के किनारे ही है। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, समुद्र के किनारे ही है, ये भी आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये किससे आपको संबंधित लगता है? ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिकल 32 की बात कर रहे हैं। ये कौन सा हो जाएगा? इसको बोलते हैं हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे मौलिक अधिकार में ही शामिल है। हमारे मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसी में ही ये आपको देखने को मिल जाएगा 32 में जाकर। किसी भी मौलिक अधिकार में, हमारे 6 मौलिक अधिकार है 12 से 35 के बीच में, किसी भी मौलिक अधिकार में आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्यश्री पुरस्कार शुरू किया है? तो वो किया है कर्नाटक की सरकार ने। कहां की? कर्नाटक की। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र राजनाथ स्वामीनाथन के द्वारा बजाया जाता है? अब कर्नाटक म्यूजिक में वो यूज होता होगा ज्यादातर, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृदंगम। मृदंगम पतली सी लंबी सी ढोलक है, और कर्नाटक म्यूजिक आपको पता है, कर्नाटक और उसके साथ साथ जो दक्षिण के राज्य है जैसे कि तमिलनाडु हो गया, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गया, केरल हो गया, उनमें खूब चलता है। ठीक है, तो ऐसे आप ध्यान रखो। कर्नाटक में ये जो कर्नाटक आपको लगता है संगीत, कर्नाटक संगीत का जो जनक माना जाता है वो कौन है? पुरंदर दास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पुरंदर दास हो जाएंगे, पुरंदर दास। ऐसे भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। इन्होंने 4,75,000 संगीतों की रचना करी है। समझ गए भाई, संगीतों की रचना की है।
तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घाव से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? भाई ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी की वजह से हमारी बॉडी से ज्यादा ब्लड निकलता है चोट लगने पर? तो वो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। हमेशा ध्यान रखो, विटामिन बी और सी जो होते हैं ये जल में घुल जाते हैं, और ए डी ई के जो है ये वसा में घुलते हैं। किसमें? वसा में घुलते हैं। ओके, अगर हम देखें, जैसे मान के चलो आप लगा लो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन डी का क्या हो जाएगा? है ना भाई, रेटिनॉल के बाद आप लगाओगे कैल्सीफेरॉल। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, कैल्सीफेरॉल। ठीक है भाई। उसी विटामिन ई का क्या हो जाएगा? टेकोफेरॉल हो जाएगा। टेकोफेरॉल हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? विटामिन के का फिलोकिनोन हो जाएगा। फिलोकिनोन। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आपने ध्यान रखना। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए विटामिन, है ना भाई, B1 का क्या हो जाएगा? ये कौन सा हो जाएगा? क्या हम थायमीन लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे भाई, थायमीन। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। विटामिन B3 का क्या हो जाएगा? है ना, नियासिन बोलेंगे हम, नियासिन। विटामिन B5 क्या हो जाएगा? पेंटाथोनिक अम्ल। है ना, विटामिन B9 क्या हो जाएगा? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। भारतीय बैडमिंटन टीम ने की टीम का, है ना भाई, की टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया, इंडोनेशिया को हरा दिया था। 1949 में थॉमस कप शुरू हुआ। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, थॉमस कप। और ये किससे जुड़ा हुआ है? बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है ना भाई, बैडमिंटन से। ओके, और हमने जाके 2022 में इसको पहली बार जीता। ओके, और हमने किसको हरा दिया? इंडोनेशिया को। 2024 वाला चाइना के पुरुष इसको जीत गए। ठीक है भाई, ये पुरुषों का बैडमिंटन का खिताब है। एक होता है उबर कप जो महिलाओं से जुड़ा हुआ रहता है, उसकी शुरुआत हुई है 1956-57 में, और 2024 का उसे भी चीन की महिलाएं जीत गई। तो चीन के पुरुष थॉमस कप जीत गए 2024 का, चीन की महिलाएं उबर कप जीत गई 2024 का। ठीक है भाई, बोलता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर थे? ओके, देखो, शहर आप किसको बोलोगे? जहां की आबादी 1 लाख या उससे ज्यादा हो उसको शहर बोलते हैं। और जहां की, ध्यान रखोगे, 10 लाख, है ना, 10 लाख या फिर 1 मिलियन प्लस हो, वो आपको कितना, या तो 10 लाख प्लस हो या फिर 1 मिलियन प्लस हो, वो आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ये आपको मिल जाएगा मेट्रोपॉलिटन, यानी कि आप यहां पर मेट्रो चला सकते हैं। और अगर आपकी, ध्यान रखोगे, 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ प्लस है तो कितनी हो जाएगी जरा सोचो, है ना भाई? तो आपको देखने को मिल जाएगी, है ना, ये इसको बोलते हैं मेगा सिटी। जैसे मेगा सिटी हमारा कौन सा? जैसे मुंबई हो गया, जैसे कि हमारा, है ना, कोलकाता हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, ये 1 करोड़ प्लस वाले हैं। ठीक है भाई, तो हमारा कौन सा हो गया? अगर आप देखोगे, मुंबई हो गया, है ना भाई, दिल्ली हो गया, जैसे कोलकाता हो गया, ये आपको 1 करोड़ प्लस वाले देखने को मिलते हैं। अच्छा ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि भाई 1 मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले कितने थे? 53। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, 53 थे। वंस अ डांसर, ये आपको किसकी आत्मकथा लगती है? ये है एलेग्रा कैंट इज द राइट आंसर। आज भी नेक्स्ट पर बोलता है इसमें से रोपी। रोपी कहां का नृत्य हो जाएगा? ये तो आदि ट्राइब के लोगों का है, और कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। पावरिया भी यहीं का हो जाएगा, पावरिया। ठीक है भाई, ये भी अरुणाचल प्रदेश का ही आपको देखने को मिल जाएगा। पोम्पिर भी यहीं का हो जाएगा। इस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, या फिर आप लगाओगे उत्तर प्रदेश। तो यह है यूपी। यूपी में 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी लगाई जाएंगी। प्रत्येक लाइब्रेरी का खर्चा 4 लाख रुपए होगा। बोलता है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र से है? ओके, क्या हम बांसुरी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बांसुरी इज द राइट आंसर। पन्नालाल घोष का संबंध भी उसी से ही है। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने खुद को जिल्ले इलाही, है ना, रूप में शैलीबद्ध किया था? वो कौन था? बलबन। देखो, ऐसा था सुल्तान। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, सुल्तान। ये जो सुल्तान है, पहली बात, सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है अगर मैं आपसे पूछूं? ठीक है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं सुल्तान और बादशाह, देखो भाई, क्या था, जो जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी वो थे कौन? हजरत मोहम्मद साहब। अब हजरत मोहम्मद साहब जो है
उनके जो दूत हैं, ध्यान रखोगे, उनके जो उत्तराधिकारी हैं वो है खलीफा। और खलीफा कहां पर बैठते थे? ऑटोमन साम्राज्य में, और वो था तुर्की के अंदर। ठीक है, तो जो अपने आप को खलीफा के अंडर मानता था, खलीफा का अनुयायी मानता था, वो सुल्तान लगाते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, जैसे कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। ओके, जैसे दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला गुलाम वंश है, फिर खिलजी वंश है, फिर तुगलक है ना, फिर उसके बाद कौन सा, सैयद, फिर लोधी, ये सुल्तान है। इसके बाद मुगल आ गए। मुगल बोले भाड़ में गया सुल्तान की उपाधि, हम नहीं है किसी के अंडर, हम है बादशाह, समझ गए? तो वो बादशाह कहलाए, ये बात ध्यान रखोगे। उन्होंने नहीं माना किसी के अंडर अपने आप को। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला कौन सा था? गुलाम वंश था। और गुलाम वंश की नींव 1206 से 1210 के बीच में कौन गद्दी पर बैठा? 1206 में नींव रखने के बाद ऐबक। हालांकि ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, उस संस्थापक जरूर था, लेकिन बाकी जो इसमें आए आगे को शासक, वो सब इसमें सुल्तान थे। ठीक है भाई, ऐसे आप ध्यान रखना। तो इसी में अगर आप देखोगे 1210 से 1211 ये आराम शाह गद्दी पर बैठा ऐबक के बाद। और ऐबक और आराम शाह दोनों ही कहां से शासन कर रहे थे? लाहौर से। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसको बना रखा था? वो बना रखा था लाहौर को, दिल्ली को नहीं बनाया। अब आराम शाह को चटका के कौन गद्दी पे बैठ गया 1211 से 1236 तक? वो बैठ गया इल्तुतमिश, और उसने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली को ही बनाया। तो इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको बोल दिया जाता है। फिर इसके बाद फिर छोटे मोटे शासक बैठने लगे। जैसे इसकी मृत्यु के बाद रुकमनुद्दीन फिरोज, इसका बेकार सा बेटा गद्दी बैठ गया। फिर रजिया गद्दी में बैठ गई, वो भी 1236 से 1240 बहुत छोटे समय के लिए रही। उसके बाद छोटे मोटे शासक बैठते रहे। और आगे चलकर बलबन ने क्या काम किया? 1266 से 1200, है ना भाई, ध्यान रखोगे, 85 के बीच में उसने दिमाग लगाया। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, उसने दिमाग लगाया कि भाई अब मेरे को बैठना चाहिए। ठीक है भाई, अब मैं गद्दी पे बैठूंगा। तो बलबन, अगर आप देखोगे, इल्तुतमिश ने एक 40 दल बनाया था, उसी से निकल कर आया था बलबन, और इसने जिल्ले इलाही अपने आप को बोला। ये भी आप ध्यान रखोगे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से, है ना, किस भारतीय राज्य में पोष मेला एक अनूठा त्योहार मनाया जाता है? कहां मनाया जाता है पोष के महीने में? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के भी शांति निकेतन में ही मनाया जाता है ये भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, क्लियर हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये। बोलते हैं पन्नालाल घोष ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हुए थे? ये बांसुरी से जुड़े हुए थे। बांसुरी एक फूंक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। हल्दा त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये हिमाचल प्रदेश के अंदर मनाया जाता है और नए साल का प्रतीक है। ठीक है भाई, कैसा हो जाएगा? नए साल का प्रतीक हो जाएगा ये भी आप ध्यान रखोगे, नए साल का प्रतीक। उसके बाद कहता है विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये आपको मिलेगा साउथ पोल की तरफ पृथ्वी पर। ठीक है भाई, सफेद महाद्वीप, निर्जन महाद्वीप, है ना, हमेशा बर्फ से ढका रहने वाला महाद्वीप है ये बात आप ध्यान रखोगे। तो ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका पर किसी का भी कब्जा नहीं है, विज्ञान के लिए है। वहां साइंटिस्ट ने जाके अपने अपने देश के अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं। जैसे भारत ने भी बनाया था 1983-84 में सबसे पहला दक्षिण गंगोत्री, वो बर्फ से अब ढक चुका है, खत्म हो चुका है। फिर भारत ने 1989, 88-89 में एक और बनाया, वो कौन सा है? मैत्री। फिर भारत ने एक और बनाया 2012-13 में, भारती। 2012-13 भारती बन गया। तो भारती और मैत्री अभी चालू है। ठीक है भाई, और अभी भारत एक और बना रहा है, मैत्री 2, वो 2029 तक बना लेगा। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? ओके, किसकी नहीं है भाई? गोदावरी की। देखो, गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र से निकलती है, नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। निकलने के बाद महाराष्ट्र में बहती हुई तेलंगाना में आएगी, फिर आंध्र प्रदेश की तरफ आके यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। 1465 किलोमीटर ये बहती है। माही इसकी सहायक नहीं है। पूर्णा, मंजरी, प्राणहिता, वेनगंगा, पेनगंगा, है ना भाई, वेनगंगा हो गई, पेनगंगा हो गई, है ना, सबरी हो गई, इंद्रावती हो गई, सबरी, इंद्रावती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ओके, पूजनीय नदी भी है महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये नदी। दशई और तिहार ये भारत के किस पड़ोसी देश के लोकप्रिय त्योहार हैं? देखो, दशई नेपाल में मनाया जाता है, और ये बिल्कुल कैसा है? दशहरे के जैसा है। ओके भाई, ध्यान रखोगे, दशहरा जैसा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा? और ये जो तिहार है
ये है दीपों का उत्सव, दीपों का उत्सव है वहां पर, और ये 5 दिन चलता है वहां पे। कितने दिन चलता है? 5 दिन चलता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर है नेपाल, हमारा पड़ोसी देश है। दिल्ली सल्तनत के तहत भारत में अमीर और समृद्ध मुसलमानों पर एक धार्मिक कर लगाया जाता था। वो कौन सा था? जकात, है ना भाई, ध्यान रखोगे, जकात, है ना। मुसलमानों से भी टैक्स लिया जाता था, उसको क्या बोलते थे? ध्यान रखोगे, जकात बोलते थे। अगर आप देने में सक्षम है तो दीजिए। ठीक है भाई, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हो। इसलिए ताकि धर्म का और पालन पोषण हो सके अच्छे से, इसलिए था ये। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है इसमें से निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम नृत्यांगना को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण और 2024 में पद्मा विभूषण मिला है? जरा बताना वो कौन है। ठीक है भाई, भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है पद्मा सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। ओके भाई, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। बांग्ला सांस्कृतिक उत्सव 100 ड्रम महोत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे इसका आंसर। और ये थी तुम्हारी आज की क्लास। ओके, डेली बेसिस पर हमारी ये क्लासेस चलती हैं, होली हो दिवाली हो, कंटिन्यूअसली। ओके, पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। रिदम अगर बना के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी सारी चीजों को कवर करोगे। ओके, अब तुम्हारा एग्जाम आने ही वाला है, बस कुछ दिन रह रहे हैं और आई होप आप सब बिल्कुल रेडी होंगे। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।